हेलो स्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये लेक्चर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, पहले बता देता हूँ। और अपन पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। थोड़ा सा लेक्चर होगा, थोड़ी देर में लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपका चैप्टर भी जो खत्म हो जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आपसे। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अपन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बातों को। लास्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ा था? भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। किसके? KMnO4 के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। पोटेशियम परमैंगनेट के भौतिक गुण पर हमने देख लिए थे। अपन को देखने क्या? रासायनिक गुण। किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण। तो हेडिंग डाल लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, एक सेकेंड बस। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर जैसे अपन ने K2Cr2O7 के अंदर देखा था, सेम वैसे ही यहां पर भी अपन देखेंगे। भैया क्या देखेंगे? मैंने कहा पहले ताप की क्रिया देखते हैं कि ताप का क्या प्रभाव रहेगा, हीट का क्या प्रभाव यहां पर रहने वाला है, तो उसके बारे में अपन देख लेंगे। ताप की क्रिया, ताप की क्रिया कि ताप का क्या प्रभाव होने वाला है, उसके बारे में देखते हैं। अपने पास में क्या है जी? KMnO4 है। अपने पास में क्या है? KMnO4 है। इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट इसको कहा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट इसको कहते हैं। हमने क्या दी इसको? ताप दे दी, हीट दे दी हमने इसको, ठीक है, 200 डिग्री दे दिया जी इसको। ठीक बात है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। KMnO4 को जब अपन हीट देंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? K2MnO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और K2MnO4 क्या है? पोटेशियम मैंगनेट है। क्या है ये? पोटेशियम, पोटेशियम मैंगनेट है, मैंगनीट है। तो पोटेशियम पर मैंगनेट जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोटेशियम मैंगनीट में कन्वर्ट हो जाता है जब अपन इसको हीट देते हैं तब। साथ में आपकी यहां पर ऑक्सीजन निकल जाएगी और MnO। ठीक बात है। तो ये हमने किसके बारे में देखी कि ताप की क्या क्रिया होगी, जो आपका हीट है उसकी क्या यहां पर क्रिया होने वाली है। भैया इसके अलावा और बताओ, इसके अलावा और बताओ। तो मैंने कहा अब देखेंगे अपन क्या अम्ल की क्या क्रिया होगी, आपके एसिड की क्या क्रिया होगी, उसके बारे में देखेंगे। ताप की क्रिया देख ली, अब अम्ल की क्रिया कि एसिड की क्या प्रभाव पड़ेगा। एसिड का क्या प्रभाव पड़ेगा किस पर? KMnO4 पर एसिड का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। तो यहां पर एक लाइन लिखवाता हूं तुम लोगों को। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, के साथ KMnO4, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है या फिर काम करता है। ठीक है। अम्ल की क्रिया देख रहे हैं अपन कि अम्ल का क्या प्रभाव पड़ेगा किस पर? KMnO4 पर। तो मैं ये कह रहा हूं डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिड के साथ में KMnO4 जो है वो कैसे बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। कैसे? मैंने कहा ऐसे। देखना एक बार, KMnO4 अपने पास में क्या है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अपने पास में है। बिल्कुल भैया ठीक बात कह रहे हो आप। मैंने कहा कैसा होता है ये? इसका रंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, डार्क वायलेट होता है, गहरा बैंगनी इसका रंग होता है, डार्क वायलेट रंग का ये होता है। हमने क्या किया? इसको एसिड में डाल दिया। कि कहां डाल दिया इसको? एसिड में डाल दिया। H2SO4 के अंदर अपन ने इसको डाल दिया। ठीक है। क्या बनेगा यहां पर? क्या बना? K2SO4, K2SO4 प्लस आपका MnSO4, MnSO4। और ये जो MnSO4 बना है ये क्या होता है आपका? कलरलेस होता है। क्या होता है ये? कलरलेस होता है। ठीक है। कहां ये कैसा था? डार्क वायलेट था, और कहां ये कलरलेस हो गया? तो डार्क वायलेट से गहरे बैंगनी रंग से इसका रंग कैसा हो गया?
कलरलेस होगा, ये खुद कैसा हो जाता है, कलरलेस। इसके साथ में और क्या निकलता है यहाँ पर, H2O प्लस आपकी कुछ नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर निकलती हैं, कितनी, 5 यहाँ पर आपकी नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर निकलती हैं। भैया नेसेंट ऑक्सीजन क्या बला है, मैंने कहा जनरली आपने ऑक्सीजन को किस कैसे देखा होगा, O2 के रूप में देखा होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन अकेली होती है तो उसको क्या कहते हैं, अपन नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। और यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, वो क्या काम करती है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का काम इसी नेसेंट ऑक्सीजन का होता है। ठीक बात है क्या, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए इसमें। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई समस्या यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं, कुछ रिएक्शंस बता देता हूं आपको किस किस को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे मैंने आपको K2Cr2O7 वाले केस में बताया था कि कुछ मैंने आपको बातें बता दी थी, तो वैसे ही मैं आपको यहां पर भी बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा भैया। जैसे जैसे एक तो आपका Fe2 प्लस को ये कन्वर्ट कर देता, ऑक्सीडाइज कर देता किसमें, Fe3 प्लस के अंदर, Fe3 प्लस के अंदर। ये ऐसा कैसा याद रख लो ताकि आपको आसानी हो जाए, बाकी रिएक्शन तो सबके अंदर कॉमन ही रहेगी, आपको चीजें पुट करनी है आपके सामने आ जाएगी, वो दिखा दूंगा अभी। Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज कर देता किसमें, Fe3 प्लस के अंदर। भैया और बताओ, मैंने कहा SO2 को ऑक्सीडाइज करता किसमें, SO42 नेगेटिव के अंदर। भैया और बताओ, मैंने कहा ध्यान से देखे, SN2 प्लस को SN4 प्लस के अंदर। ठीक है भैया, और बताओ, मैंने कहा H2S को S के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसके अलावा I नेगेटिव को I2 के अंदर। ठीक है भैया, और बताओ, मैंने कहा SO32 नेगेटिव को SO42 नेगेटिव के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, उसके अलावा C2O4 नेगेटिव को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, C2O4 नेगेटिव क्या है, ऑक्सीलेट है, क्या है, ऑक्सीलेट। NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान में रखने हैं कि ये जो आपका KMnO4 जो है वो किसको ऑक्सीडाइज करता है, तो इनको ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें ऑक्सीडाइज करता है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि Fe2 प्लस को KMnO4 जो है ऑक्सीडाइज कर देता है एसिडिक मीडियम के अंदर। ध्यान में रखना, KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। वही मैं बात करूं, KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में SO2 को SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, SN2 प्लस को SN4 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। कब, जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में रहेगा, कब करेगा। ठीक है भैया, अब यहां पर मैं आपको एक रिएक्शन दिखा देता हूं, वो रिएक्शन देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्या रिएक्शन है, जैसे अपने पास KMnO4 है, KMnO4 है अपने पास में, है ना, KMnO4 है। अगर मैं इस KMnO4 का K हटा दूं तो यहां पर नेगेटिव लगा दूंगा, यार एक ही बात है ना, ठीक है, के लगाऊंगा तो नेगेटिव हट जाएगा। ठीक है, के हटा दिया मैंने, MnO4 नेगेटिव रख लिया मैंने। ठीक है भैया, क्या कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा, बस इसी रिएक्शन को और सिंपल करके लिख रहा हूं ना। तो KMnO4 था, मैंने के हटा दिया, ठीक है, ताकि रिएक्शन और सिंपल हो जाए। H2SO4 मैंने कहा H2SO4 पूरा नहीं लिखेंगे, H प्लस लिख देंगे, एसिड ही होती है जी, है ना। H, अरे एसिड क्या करती है रिएक्शन में, H प्लस ही तो देती है ना, एसिड रिएक्शन में क्या करती है, H प्लस ही तो देती है। ठीक है भैया, तो यहां पर अपन क्या कर लेंगे, डायरेक्ट H प्लस ही लिख देंगे कि भैया एसिड है। ठीक है, उसके अलावा मान लो एक बार मैं किसके लिए लेता हूं, SN वाला ले लेता हूं एग्जांपल, SN2 प्लस को SN4 में कन्वर्ट कर देखते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया प्लस, यहां पर मैंने लिख दिया प्लस SN2 प्लस। ठीक है, और ये जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाए किसमें, Mn2 प्लस। ये Mn2 प्लस कहां से है, मैंने कहा देख, ये देख, ये यहां से Mn2 प्लस आ गया। ठीक है, प्लस आपका H2O प्लस आपका SN4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो है अपना माल मसाला। K2 क्यों नहीं लिखा भैया आपने, मैंने कहा पोटेशियम को तो पहले अपने हटा दिया था सिंपलीफाई करने के लिए। ठीक है, SO4 क्यों नहीं आया, मैंने कहा H2SO4 लिया ही नहीं, हमने तो H प्लस लिया था। ठीक है, तो SO4 लिखने की जरूरत नहीं है, Mn+2 मैंने लिख ही दिया। ठीक है, उसके अलावा H2O लिख ही दिया। ये ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखी, नेसेंट ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखी, मैंने कहा इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इसी ने तो क्या किया, ऑक्सीडाइज किया है ना, इसी ऑक्सीजन ने तो ऑक्सीडाइज किया था। ठीक है, तो यहां पर अपन का ये जो है सिंपल अपना यहां पर रिएक्शन हो गई किसकी, SN2 प्लस को SN4 प्लस के अंदर अपन ने ऑक्सीडाइज कर दिया है। इसी प्रकार से आप और भी लिख सकते हो, क्या करना आपको चेंजमेंट, SN2 प्लस की जगह NO2 नेगेटिव लिखो और NO3 नेगेटिव इधर आ जाएगा, सिंपल है। एक और लिख लेते हैं, एक बार एक और कर लेते हैं, MnO4 नेगेटिव प्लस H प्लस प्लस NO NO2 नेगेटिव
Mn Mn+2 प्लस H2O प्लस NO3 नेगेटिव। इजी है, इजी है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। यहां पर आपको बस ये ध्यान में रखना है कि KMnO4 जो है वो एसिडिक कंडीशन के अंदर, KMnO4 जो है वो एसिडिक कंडीशन के किसको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ये आपको याद होना चाहिए। फिर तो आप सिंपल है जी, कर सकते हो आप, ठीक है। ये अपन ने एसिड की क्रिया देख ली है ना, कि अम्ल की क्या क्रिया होती है किस पर, KMnO4 पर। अम्ल की क्या क्रिया होती है वो मैंने देख ली। क्षार की क्रिया देखते हैं अब, है ना। अम्ल की क्रिया अपन ने देख ली, अब क्षार की क्रिया देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए क्षार की क्रिया। रिकॉर्डेड क्यों हो रही है, रीजन नेटवर्क इश्यू, लाइव चल ही नहीं पाता तो इसलिए रिकॉर्डेड। क्षार की क्रिया की बात करते हैं, ठीक बात है। तो मैंने कहा क्षार जो है आपका न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल हुआ तो क्षार कैसा हुआ, मैंने कहा लगभग न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रल या कमजोर, न्यूट्रल या कमजोर क्षारीय, न्यूट्रल या कमजोर क्षारीय, जिसको अपन वीकली बेसिक कहेंगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वीकली बेसिक। कमजोर को वीकली बेसिक कह दिया है ना, वीकली बेसिक। या फिर या प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक। माध्यम में, माध्यम में समझाऊंगा पूरा, माध्यम में यह ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट के रूप में, के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने कहा क्षार की क्रिया अपन देख रहे हैं कि KMnO4 के ऊपर क्षार की क्या क्रिया होगी, तो न्यूट्रल हो या फिर कमजोर क्षारीय हो, ठीक है, या फिर प्रबल क्षारीय हो, स्ट्रॉन्ग बेसिक हो, चाहे तीनों को, तीनों में से कोई सा भी हो, आपका जो KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करने वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही कार्य करेगा। चाहे आप उसको प्रबल क्षारीय के अंदर डालो, स्ट्रॉन्ग बेसिक के अंदर डालो, वीकली बेसिक के अंदर डालो, या फिर न्यूट्रल के अंदर डालो, वो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करने वाला है, ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल और न्यूट्रल या वीकली बेसिक, वीकली बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल और जो वीकली बेसिक मीडियम है उसके अंदर क्या होगा, मैंने कहा रिएक्शन देखिए, 2KMnO4 अपने पास में, KMnO4 प्लस KOH, यहां पर क्या है, KOH यहां पर क्या है, बेस है ना, कैसा बेस है, वीक बेस है, ठीक है, कमजोर क्षारीय है, प्लस H2O, क्या मिलेगा अपन को, 2MnO2, एक सेकेंड, प्लस 4KOH प्लस 3, यहां पर अपन को क्या मिलेंगी, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किस काम आएंगी, यही ऑक्सीडेशन करवाएंगी, यही क्या करवाएंगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाएंगी। मैंने कहा आपको कहा कि आपका KMnO4 जो है, KMnO4 जो है वो क्षार के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा। तो यहां पर जो ये ऑक्सीजन आई है ना, यही तो ऑक्सीडेशन करेगी दूसरे का, ठीक है। हुआ क्या है यहाँ पर, KMnO4 था अपने पास में, KOH क्या था, बेस है, ठीक है। इसके अंदर अपने रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, MnO2 KOH और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, यही क्या करवाती है, आपका ऑक्सीडेशन करवाती है। भैया क्या हमें, ये तो अपने न्यूट्रल और वीकली बेसिक की बात कर ली, क्या हमें स्ट्रॉन्ग बेसिक की बात करनी है, मैंने कहा नहीं करनी स्ट्रॉन्ग बेसिक की बात, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पढ़ना, वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अपन को सिर्फ न्यूट्रल और वीकली बेसिक की ही बात अपन को करनी है। यहां पर कौन किसको, यहां पर कौन किसको कन्वर्ट कर सकता है, किसके अंदर ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो रिएक्शन आप देख लीजिए। तो आई नेगेटिव को ये कन्वर्ट कर सकता है किसमें, IO3 नेगेटिव के अंदर, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। कौन, KMnO4 जब बेस में होगा, KMnO4 जब बेस में होगा तो आई नेगेटिव को IO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 को CH2OH, CH2OH में कन्वर्ट कर सकता है। उसके अलावा H2S को S में कन्वर्ट कर सकता है। उसके अलावा आपका MnSO4 को
MnO2 में कन्वर्ट कर सकता है, उसके अलावा Na2S2O3 को S2O3 को NaSO4 के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में यहां पर रख लेने, ठीक है, डन है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से आपको यहां तक तो पल्ले पढ़ ही रहा होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अपन ने इसके रासायनिक गुण भी अपन ने देख लिए। बात करेंगे अपन किसकी, पैरामैग्नेट जो आपका, सॉरी पैरामैग्नेट बोल रहा हूं, पर मैंगनेट आपका जो आयन है उसकी संरचना अपन देखते हैं। मैंने कहा पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार दिखाता हूं तो लोगों को तो समझ में आएगा, हेडिंग डाल दीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं। पर मैंगनेट, पर मैंगनेट आयन की संरचना, ठीक है। मैंने कहा पोटेशियम पर मैंगनेट क्या था, पोटेशियम पर मैंगनेट क्या था, KMnO4 को अपन क्या कह रहे थे, पोटेशियम पर मैंगनेट कह रहे थे, ठीक है। अगर मैं इस पोटेशियम पर मैंगनेट में से के हटा दूं तो क्या बचेगा, MnO4 नेगेटिव आ जाएगा। ये MnO4 नेगेटिव जो है ना, इसी को क्या कहते हैं, पर मैंगनेट आयन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पर मैंगनेट आयन। अगर इसमें पोटेशियम जोड़ दूंगा तो पोटेशियम पर मैंगनेट बन जाएगा, अगर पोटेशियम हटा दूंगा तो पर मैंगनेट आयन हो जाएगा। ये डन है यहां तक, ठीक है भैया। स्ट्रक्चर बताओ इसकी, स्ट्रक्चर बताओ, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा Mn लिख दो, मैंने कहा Mn लिख दो भैया, लिख देंगे Mn, लिख दिया Mn, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन लगा दो, लगा दो ऑक्सीजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक बात है। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए ऑक्सीजन के पास में कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मैंने कहा दो, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो दूरी किससे करेगा, बॉन्ड बना के दूर कर लेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इसने बॉन्ड बना लिए, तो क्या हो गए, पूरी हो गई इसकी कमी, ठीक है। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 बॉन्ड बना लिए, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 बॉन्ड बना लिए। इसने सिंगल बॉन्ड ही बनाया, क्यों बनाया भैया, क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के रूप में आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन इसको नेगेटिव के रूप में मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी बची, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक बात है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। यहां पर इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें लिखते हैं अपन। क्या बातें लिखेंगे कि पहली बात तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है भैया। और बता दूं, मैंने कहा Mn और O के बीच में जो बॉन्ड है ना, इस Mn और इस O के बीच में जो बॉन्ड है, इस Mn और इस O के बीच में जो बॉन्ड है, इस Mn और इस O के बीच में जो बॉन्ड है, इस Mn और इस O के बीच में जो बॉन्ड है, चारों जो Mn O बॉन्ड जो है ना, सबकी जो बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड की जो लंबाई है, वो क्या है, समान है। यहां पर अपन लिखते हैं कि सभी 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 Mn O बॉन्ड बॉन्ड की लेंथ, की लेंथ समान है, मतलब बराबर है, समान है। भैया ऐसा क्यों, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि Mn और इस O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसके पास इसके इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन तीनों की तो समान हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड ही है, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई कैसे समान हो सकती है। मैंने कहा ध्यान से देख बाबू, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो ये डबल बॉन्ड कभी इधर कूदेगा, कभी इधर कूदेगा, तो डबल बॉन्ड कहीं एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, सबके पास में ये डबल बॉन्ड घूमने वाला है, और ये नेगेटिव चार्ज भी सबके पास में घूमने वाला है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड अपन को देखने के लिए मिलता है। इसलिए यहां पर रेजोनेंस की वजह से सभी जो आपके MnO बॉन्ड हैं, इनकी लेंथ क्या होती है, समान होती है। किस रीजन से, रेजोनेंस की वजह से। तो यहां पर रेजोनेंस भी अपन को देखने के लिए मिलता है, रेजोनेंस भी यहां पर अपन को देखने के लिए मिलता है, रेजोनेंस भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहां पर अपना डी ब्लॉक वाला पोर्शन जो कंप्लीट हो जाता है, यहां पर अपना क्या खत्म हो जाएगा, डी ब्लॉक जो है वो अपना यहां पर खत्म हो जाएगा। बात करेंगे अपन किसकी, एफ ब्लॉक की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, एफ ब्लॉक की बात करेंगे। तो डी ब्लॉक वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। डी चैप्टर का नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की बात करेंगे, बस वो थोड़ा सा बचा है, एफ ब्लॉक बहुत छोटा सा है, ठीक है। देखिएगा, आ जाऊं,
एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर दो पार्ट हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स ये आपके सामने है लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लैला से प्यार नहीं पैसे से यूरोप की गाड़ी लाओ तब डांस होगा, एरा तुम येलो कार लाना। तो बस इस तरीके से आप याद रख सकते हो इनको। ठीक है, बाकी आपको कोई और ट्रिक है आप याद रख लेना, यूट्यूब पे आपको भर भर के ट्रिक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या आपके कौन से तत्व है, आपके ये लेंथेनॉइड्स है। ठीक है भैया, लेंथेनॉइड्स है। अब मैंने कहा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं किसकी, लेंथेनॉइड्स की। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे, ध्यान से देखिएगा भैया, ध्यान से मेरे पे फोकस होना चाहिए, इधर उधर मेरे पे, इधर इधर इधर। ठीक है, आ जाओ भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। मैंने कहा ध्यान से देख, ध्यान से देखे, यहां पर जो 5D है ना, यहां पर जो 5D है, यहां पर जो 5D है उसमें या तो 0 भरा जाएगा या फिर 1 भरा जाएगा। 5D जो होगा यहां पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें 5D आएगा, उस 5D के अंदर या तो 0 भरा जाएगा या फिर 1 भरा जाएगा। किसके लिए, लेंथेनॉइड्स के लिए। जब लेंथेनॉइड्स आपको दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपके सामने दो कंडीशन आएंगी। 5D जो है भरना आपको, उसमें या तो 0 भरो या फिर 1 भरो। ठीक बात है। तो जैसे अपने डी ब्लॉक के अंदर मैंने आपको NS1 विन्यास वाले कौन से हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वैसे मैं यहां पर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 5D1 कॉन्फ़िगरेशन किसकी है वो देख लो। 5D1 कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन किसकी है वो देख लीजिए यहां पर। 5D1 कॉन्फ़िगरेशन किसकी है देखो भाई, 5D1 कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, लालू सी गड्डी। किसकी है, लालू सी गड्डी, लालू सी गड्डी। ठीक है, मैं ऐसे याद रखता हूं भैया कि D1 कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर आती है, 5D1 कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर लिखेंगे, लालू सी गड्डी के अंदर लिखेंगे। वापस सुनो ध्यान से, 5D कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर लिखेंगे, लालू सी गड्डी के अंदर लिखेंगे। ठीक है भैया, आ जाओ समझते हैं, समझते हैं। मैंने कहा यहां से अपन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लेंथेनॉइड्स के लिए तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेट फॉर्मूला है, बिल्कुल सेट है सब कुछ। कैसे भैया, मैंने कहा एक्सी से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, एक्सी से स्टार्ट करेंगे। एक्सी क्या है आपका, जीनोन। ठीक है, नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54। 54 मतलब एक्सी से स्टार्ट करने का मतलब क्या है, 54 तो ऑलरेडी भर चुके हैं, इसके आगे का माल मसाला अपन को भरना है। ठीक बात है क्या, और 54 आपकी एक्सी के अंदर क्या भरा जाता है लास्ट टाइम पे, 5p6 भरा जाता है। ठीक है, मतलब इसके आगे अपन को भरना है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद में क्या भरेंगे अपन, 6s2 भर देंगे। ठीक है, फिर अपन क्या भर सकते हैं, 5d0 या फिर 1 भर सकते हैं। ठीक बात है, उसके बाद में अपन 4f के अंदर 1 से 14 तक अपन भर सकते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सिंपल, ये सेट फॉर्मूला है। इसके लिए लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। डन है क्या, डन है भैया। ठीक है, मैंने कहा सिंपल है भैया, आपको जब भी लेंथेनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे करना क्या है, एक्सी। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना, 54 तो आपने ऑलरेडी भर दिए, इसके बाद में 6s2 के अंदर भर दोगे, फिर 5D के अंदर आपको देख लेना है कि अगर D1 वाला, D1 वाले कौन है, लालू सी गड्डी, अगर उसमें से कोई आया तो D1 भरोगे, अन्यथा आपको D0 भर देना है, मतलब कुछ भरना ही नहीं है। उसके बाद में आपको 4f के अंदर चले जाना है। बहुत ही सिंपल सेट फॉर्मूला है। अब आ जाओ एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं एक, जैसे GD 64 है जी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, 64। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैंने कहा सबसे पहले तो एक्सी भर देंगे, जीनोन। 54 तो अपन ने भर दिए, 64 में से 54 भर दिए अपन ने। ठीक है, कितने बच गए, 10 और बच गए। मैंने कहा 6s2 भर दो, 6s2 भर दो, भर दिया भैया। कितने भर दिए अपन ने, 56 भर दिए। 64 में से 56 निकालो, कितने बचे, 8 और बच गए भैया। ठीक है, और भरेंगे। मैंने कहा अब 5D के अंदर 0 भरे कि 1 भरे, 5D के अंदर 0 भरे कि 1 भरे, भैया उनमें से देख लो, लालू सी गड्डी है क्या, मैंने कहा गड्डी है। ठीक है, तो उसमें 1 भर दो। ठीक है, कितने और बच गए भैया, 7 और बच गए, वो कहां भरे जाएंगे, 4f7। डन है, इससे इजी कुछ हो सकता है या भैया कुछ नहीं हो सकता इससे इजी तो। ठीक है, आगे देखो, एक और कर लेते हैं, PM। ठीक है, कितना है, 61। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 61 होता है। इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सी। 54 तो भर दिए अपन ने, 61 में से 54 भर दिए हैं। ठीक है, कितने बचे भैया, 54 6 7 7 और बच गए, तो 6s2 कर दो। ठीक है, तो भैया 5D के अंदर भरे या नहीं भरे,
भाई साथ में 5 और बच गए ना, 5 और बच गए, तो 5D के अंदर भरे या नहीं भरे? मैंने कहा लालू सी गड्डी है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, 5D 0। अब 5D 0 को लिखो चाहे मत लिखो, हटा दो, 4F 5 कर देंगे, बस सिंपल है जी। आसान है, इससे कुछ आसान है नहीं हो सकता। आगे और कर लेते हैं, YB एटॉमिक नंबर 70। करिए भैया इसको, ठीक है, पोज कर करके करिए, वीडियो को रोक लीजिए, नहीं लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, बट पोज कर करके लिख लीजिए। लिखो भैया, XG 54 तो हो गया जी, 70 में से 54 6s2, ठीक है। क्या ये उसमें से है क्या? लालू सी गड्डी है क्या? नहीं है जी, उसमें तो नहीं है, ठीक है। तो 60 54 और 2 56 हो गया। उसके बाद में 5D 0 भर देंगे, क्योंकि उसमें से नहीं है, लालू की गड्डी में नहीं है, ठीक है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कर देंगे 5F14, ये आपका इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने नीट 2016 का। EU एटॉमिक नंबर दे रहा है 63, GD एटॉमिक नंबर 64, TB एटॉमिक नंबर 65 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को पूछी है। पहले अपन को यहाँ पर ऑप्शन में देखनी है, पहले EU की देखनी है, उसके बाद में GD की, उसके बाद में TB की अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। फटाफट आपका आंसर आना चाहिए, देखते हैं आंसर होना चाहिए भाई। पोज करो और उसके बाद में वीडियो को रोको और आंसर करो अपना, और फिर अपना मैच करा लेना। देखिए भैया ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा अपन को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि D1 कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन से हैं, 5D1 वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन से हैं भैया, आपको पता है और हमें भी पता है कि D1 वाले जो है लालू सी गड्डी, ठीक है, ठीक बात है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मुझे क्या है, गड्डी मिल गई, ठीक है, गड्डी को पकड़ लिया मैंने। अब देखो D1 किस किस में आ रहा है, D1 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है भैया इसमें D1 नहीं आ रहा, काट दो इसको, तो दूसरा कलर लो क्या, इसको तो काट दो क्योंकि इसमें D1 नहीं है। अगला देखो भैया, अगला देखो, इसमें D1 है क्या? है, हो सकता है फिर तो इसमें भी D1 है, एक ऑप्शन तो अपना कट गया, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि D1 किसके अंदर आता है, लालू सी गड्डी में ही आता है D1, तो और किसी में नहीं आता, ठीक है। EU क्या लालू सी गड्डी है क्या? नहीं है। क्या EU के लिए D1 लिख रहेगा किसी ऑप्शन में? आ जाओ करते हैं, देखो इसमें D1 नहीं है, तो ऑलरेडी पर काट चुके हैं, बी को तो देखना ही नहीं है। सी वाले को देखो, ओहो EU के लिए D1 कर रखा है, ये तो गलत हो गया जी, वो तो सिर्फ लालू सी गड्डी के लिए आता है ना D1, तो यहाँ पर EU के लिए लिख रखा है, गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी काट दो। अगला देखो भाई, चौथा ऑप्शन को देखो, यहाँ पर भी D1, ओहो कट गया, पहला ऑप्शन सही है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर निकालना चाहो निकाल भी सकते हो भैया, सब कुछ सिखा दिया आपको, निकाल लो, ठीक है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर छोड़ो, AIPMT मेंस के अंदर आया हुआ है, 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड्स में सबसे सामान्य है, ठीक है, सबसे सामान्य लेंथेनॉइड के अंदर सबसे सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब मैंने आपको डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, तो वहां पर मैंने लिखाया था कि F ब्लॉक वालों के लिए जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है? +3, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पहले लिखवा दिया था मैंने आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, री-AIPMT 2015 के अंदर आया, 2015 में वापस एग्जाम हुआ था तो उसके लिए, ठीक, उसमें आया था। क्या ये गैडोलिनियम 4F सीरीज से संबंधित है, इसका परमाणु क्रमांक 64 है। निम्न में गैडोलिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? भाई गैडोलिनियम कौन सा? मैंने कहा गड्डी है, ये कौन सी है? गड्डी, ठीक है, GD गड्डी यही है, एटॉमिक नंबर 64, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भैया D1 वाला है, ये क्या है? D1 वाला, D1 वाला ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन में कट जाएगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन में ही कट जाएगा ये D1 वाला, ये D1 वाला है, ये D2 गलत हो गया, D2 और गलत हो गया, इसमें D1 है ही नहीं, पहला ऑप्शन हो गया। वैसे भी आपको अपने कर लिया था थोड़ी देर पहले, डी इसकी गड्डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख ली थी, लेकिन ये देखते ही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए और लिखते हैं एटॉमिक साइज, हेडिंग डाल लीजिए एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है। तो मैंने कहा अपन ला से लू की तरफ जाएंगे, ला से लू की तरफ जाएंगे तो अपनी एटॉमिक साइज जो है ना वो घटेगी, एटॉमिक साइज जो है ना वो क्या हो जाती है? घट जाती है। ला से जब अपन लू की तरफ जाते हैं, दिखाऊं मैं ला लू क्या है ये, ठीक है, ला से अपन लू की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो घट जाती है, ठीक है। बस आपको इतना ही इसके बारे में ध्यान में रखना है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेंथ यूनिट संकुचन के कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, अगर आप पहले लेक्चर से देख रहे हो तो आपको पता भी होगा। लेंथ यूनिट संकुचन के फीचर्स,
क्या फीचर्स है भैया, देखिएगा ध्यान से। पहला है 4D और 5D, 4D और 5D सीरीज की साइज साइज और और रासायनिक गुण, साइज और रासायनिक गुण, साइज और रासायनिक गुण में समानता आ जाती है, गुणों में समानता आ जाती है, चलिए देखते हैं, गुणों में समानता आ जाती है, समानता। तो लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 4D और 5D जो सीरीज है, 4D और 5D सीरीज जो है, इनकी साइज में और इनके रासायनिक गुणों में क्या जाती है, समानता अपन को देखने के लिए मिलती है। बोले ठीक बात है, ठीक बात है भैया। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा फीचर देखिए, दूसरा फीचर है 5D की IE, 5D की IE, ठीक है, 4D से 4D से अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जब मैंने लेंथेनॉइड संकुचन आपको पढ़ा दिया था तब, ठीक है। जब डी ब्लॉक पढ़ा रहा था उसी टाइम पे मैंने आपको लेंथेनॉइड संकुचन बताया था। नहीं नहीं पता है, पीछे जाके देख लीजिएगा, जो डी ब्लॉक वाले जो लेक्चर्स हैं, इन्हीं में मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट और लिख लो भैया, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण, हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण गुण कम होते हैं। किसके कारण है, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण जो हाइड्रोक्साइड है उनके क्षारीय गुण जो वो कम हो जाते हैं, कम होते हैं। जैसे LaOH3 से अपन LuOH3 की तरफ जाते हैं, तो यहां पर अपने क्षारीय गुण जो वो घट जाते हैं। इधर से इधर जाएंगे तो मैंने बताया ला से लू की तरफ जाएंगे तो साइज कम होती है, साइज क्या होगी, कम होगी, साइज कम होगी। भैया साइज कम होने से क्या होगा, मैंने कहा क्षारीय गुण कब आते हैं, एसिडिक गुण तब आते हैं जब कोई भी मॉलिक्यूल H+ रिलीज कर देता है। कोई भी मॉलिक्यूल जब H+ रिलीज करता है तो क्या आते हैं, एसिडिक गुण आते हैं। और जब कोई भी मॉलिक्यूल OH रिलीज करता है तो क्या आता है आपका, क्षारीय गुण आते हैं। तो साइज छोटी होगी, साइज छोटी होगी तो OH को करके रखेगा, है ना, OH को जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा तो OH रिलीज नहीं होगा, और रिलीज नहीं होगा तो क्षारीय गुण जो वो भी घट जाएंगे। साइज कम होगी तो आपके क्षारीय गुण भी घट जाएंगे, घट जाएंगे, क्षारीय गुण भी क्या होंगे, घटेंगे। क्षारीय गुण क्या होंगे, घट जाएंगे। डन है यहां तक, ठीक है। तो बात करेंगे एक्टिनोइड्स की, एक्टिनोइड्स की। ये आपके सामने एक्टिनोइड्स वाले एलिमेंट्स हैं, इनका आपको ट्रिक जो है आप YouTube पे डालोगे, आपके सामने ट्रिक आ जाएंगी, जिस जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक है, क्या इंपॉर्टेंट बात है एक्टिनोइड्स के लिए, कि एक्टिनोइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो अलग अलग देखने को मिलती है, क्योंकि 5F 6D और 7S की ऊर्जा लगभग समान होती है। वापस सुनो एक बार ध्यान से, जैसे किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 ऐसे फिक्स है, ठीक है, लेकिन इनकी क्या है, एक्टिनोइड्स होती हैं, इनकी फिक्स नहीं होती। कैसे, एक्टिनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जब अपन को अलग अलग देखने के लिए मिलती है, क्योंकि 5F 6D और 7S जो है ना, इनकी ऊर्जा में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी अलग अलग अपन को देखने के लिए मिलती है। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो, नीट 2017 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था, एक्टिनोइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की अधिक सीमा का कारण बताया गया है। एक्टिनोइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अधिक होती है, ठीक है, अधिक हो सकती है। तो इसका कारण क्या है, कारण पहला क्या बता रहा है, ऑप्शन बता रहा है कि एक्टिनोइड्स की रेडियोधर्मी प्रकृति, दूसरा कह रहा है एक्टिनोइड्स का संकुचन, तीसरा कह रहा है 5F 6D और 7S की तुलनात्मक ऊर्जा, और छठा कह रहा है 4F और 5D की ऊर्जा समान होती है। अपन ने अभी देखा है कि 4F और 5D की क्या होती है, आपकी ऊर्जा समान होती है। तो इस ऑप्शन पे टिक मार दो, ठीक है। आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये Ln लिखा हुआ है, Ln का मतलब क्या है आपका, जितने भी आपके लेंथेनोइड्स हैं वो सारे आपके Ln में आ गए, ठीक है। जितने भी आपके लेंथेनोइड्स हो सकते हैं, La, लालू या IB सारे आ गए, ठीक है। इसमें तो इसमें सारे लेंथेनोइड्स हैं, Ln का मतलब सारे लेंथेनोइड्स हैं, ठीक है। अब जितने लेंथेनोइड्स की किसी भी लेंथेनोइड की रिएक्शन आप एसिड के साथ में करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, H2 वहां से रिलीज हो जाएगी। किसी भी लेंथेनोइड की रिएक्शन है आप एसिड के साथ में कराओगे तो H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। किसी भी लेंथेनोइड की आप हैलोजन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा,
LnX3। X क्या हो जाएगा, कोई जो भी आप हेलोजन लोगे, मान लो आपने Cl ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा LnCl3, ठीक है। Ln की जगह मान लो आपने क्या लिया है, आपका Lu लिया, तो LuCl3 बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप पुट कर सकते हो इनके अंदर। Ln की रिएक्शन जब आप H2O के साथ में करवाओगे तो आपका LnOH3 बन जाएगा। Ln क्या है, यहाँ पर आपके सारे लेंथेनॉइड आ गए, ठीक है। कार्बन के साथ में 273 केल्विन दोगे, LnC2 बन जाएगा, ठीक है। हीट भी करोगे N2 के साथ में तो LnN बन जाएगा, ठीक है। और Ln की रिएक्शन जब हीट करोगे आप किसके साथ में, S के साथ में, तो Ln2S3 बन जाएगा। और बर्न करोगे ऑक्सीजन में तो Ln2O3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक साथ में रिएक्शन आपको यहाँ पर बता दी गई है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस लिख रखे हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बीच में, कुछ डिफरेंस लिख रखे हैं, फटाफट वो भी देख लीजिए। मैंने कहा लेंथेनॉइड्स जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ये सिर्फ +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं ना, वो कॉमन क्या है उनका, सामान्य रूप से क्या दिखाते हैं, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन इसके अलावा +2 भी दिखा सकते हैं और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। वही मैं बात करूं एक्टिनॉइड्स की, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +4 भी दिखा सकते हैं, +5 भी दिखा सकते हैं, +6 भी दिखा सकते हैं और +7 भी दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके 5D और 6F की इनकी क्या नहीं, 5F और 6D की क्या होती है, आपकी ऊर्जा जो समान होती है, ठीक है। इनके आयंस कलरलेस होते हैं। लेंथेनॉइड्स के जो आयंस बनते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन एक्टिनॉइड्स जो है इनके आयंस जो कैसे होते हैं, कलर्ड देखने के लिए अपन को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लो भैया, 5F और 6D, 5F और 6D है ना, अब ठीक है, ये अब ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। आपके जो लेंथेनॉइड्स हैं इनके आयंस कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। एक्टिनॉइड्स के आयंस कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। लेंथेनॉइड जो है ये आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। लेंथेनॉइड जो होते हैं वो आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, एक्टिनॉइड्स आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड्स ऑक्सोकैटाइंस जो है वो नहीं बनाते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं आपके जो एक्टिनॉइड्स है वो ऑक्सोकैटाइंस बना लेते हैं, जैसे UO2 2+, PuO2 2+ और UO+, ठीक है। वही मैं बात करूं लेंथेनॉइड्स की, तो ये कंपाउंड्स कम क्षारीय होते हैं। लेंथेनॉइड्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कम क्षारीय होते हैं, तुलना करें तब एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स के जो क्षारीय हैं कंपाउंड्स जो है उनकी तुलना करें तो आपके लेंथेनॉइड्स जो वो कम क्षारीय होते हैं और आपके जो एक्टिनॉइड्स हैं इनके कंपाउंड्स अधिक क्षारीय होते हैं। लेंथेनॉइड्स जो है उनमें प्रोमीथियम को छोड़कर ये सभी कैसे होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनॉइड्स के अंदर प्रोमीथियम को छोड़ के बाकी सारे कैसे होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। वही मैं बात करूं एक्टिनॉइड्स, तो ये सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनॉइड्स जो है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आसानी से समझा जा सकता है। लेंथेनॉइड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनको आसानी से समझा जा सकता है। वही बात करूं एक्टिनॉइड्स की, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आसानी से समझा नहीं जा सकता। बस इतना ही था, अपने को डिफरेंस थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आया, ये चैप्टर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा। वीडियो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, प्लीज डाउनलोड करके और ये देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय।